वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। अब तक की सबसे बड़ी और अहम डेवलपमेंट यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। असेंबली तहलील न करने का बयान हल्फी जमा करवाने पर वजारत आला बहाल कर दी गई है। इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिब चौथाई साहब ने, अमीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। कई दिनों से हम बात कर रहे थे, तमाशा लगा हुआ है, मामला अदालत जाएगा, मामला अदालत चला गया और अब डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जो है वो मुअत्तल हो गया। परवेज इलाही बहाल हो गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद में जो दहशतगर्दी हुई है उस पर अफसोस का इज़हार करता हूँ और शहीद होने वाले सिपाही को मफ़रत की दुआ करता हूँ। उस एक बंदे ने मेरे ख्याल है दर्जनों लोगों को मरने से बचा लिया। अल्लाह उसकी दर्जात बुलंद करे। अब आइए ज़रा, हम तमाशे पे बात कब से कर रहे थे शाइस्ता? एक हफ़्ता हो गया। एक हफ़्ते से हम तमाशे पे बात कर रहे थे। आज मुझे फिर इफ्तिखार आरिफ याद आ रहे हैं कि चिराग हुजरे दुर्वेश की बुझती हुई लौ हवा से कह गई है अब तमाशा ख़त्म होगा। और अब के बाद भी क्वेश्चन मार्क है कि अब तमाशा ख़त्म होगा। मेरा ख्याल है तमाशा चलता रहेगा और फिर इफ्तिखार आरिफ का आखिरी शेर कि कब तमाशा ख़त्म होगा वो हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आज जो कुछ हुआ है वो मेरा ख्याल है विन विन पोजीशन है और विन विन पोजीशन में ज़्यादा पड़ना भारी रहा है परवेज इलाही साहब का, मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का और उन लोगों का कि जो असम्बली को टूटता हुआ देखना नहीं चाहते थे। और कमाल की हियरिंग हुई है आज। अब सबसे पहले तो वो जज जो परवेज इलाही साहब के वकील रह चुके हैं वो बेंच से हट गए। उन्होंने कहा जी मैं तो वकील रह चुका हूँ और बहुत ज़बरदस्त बात है। ये ट्रेडिशन हमारे यहाँ कम होती जा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि जज के ज़मीन पर मुश्तमिल है। तो जज साहब हट गए और दोबारा बेंच बनी और ये अच्छा हुआ कि आज फैसला हो गया। बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ये अनसर्टेनिटी जो है वो पंजाब जैसे सूबे में मुनासिब नहीं थी। तो बात ये हुई कि अब 11 जनवरी की समाअत दोबारा मुकर्रर है और इस दौरान यकीन दहानी कराई तहरीर की कि हम असम्बली नहीं तोड़ेंगे और यही मुतालबा गालिबन नून का भी था, यही पीपल्स पार्टी वाले भी कोशिश कर रहे थे और ये ख्वाहिश भी शायद परवेज इलाही साहब की थी कि असम्बली काम करती रहे, क्योंकि उन्होंने मार्च का टाइम दिया था हमने उसके इंटरव्यू में कि मार्च तक तो असम्बली को काम करना चाहिए। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक अच्छा हो गया है कि सस्पेंड हो गया है गवर्नर साहब का ऑर्डर और उसके साथ साथ कंडीशनली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज़मानत के साथ असम्बली बहाल कर दी गई है। जो अच्छा नहीं लगा फवाद चौधरी साहब को, हमाद हजरत साहब को, उन्होंने कहा हम इससे इत्तफाक नहीं करते और हमें ये बहुत बुरा लगा है ये फ़ैसला। बहरहाल जो फ़ैसला है वो तो इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद हुआ है। मुनिश भी गए और परवेज इलाही साहब भी गए, सब गए। उसके बाद वो कोर्ट गए और अली जफ़र साहब जो थे वकील थे वो उन्होंने जिस तरह भी चलाया कंडक्ट किया वो आपको पता ही है। बहरहाल एक कम से कम एक ऐसा बुरान जो ख़तरनाक हो गया था जिसमें मारपीट का भी शक था मुझे, आज जो पंजाब असम्बली में हो रहा था, तो वो हल एक हद तक हो गया है। जुज़वी हल है, ये जुज़वी हल है। इसको अगर मुस्तकिल करना है आपको तो जो अदालत ने कहा है वो भी कर सकते हैं आप कि अस खुद एतमाद का वोट ले लें आप, ठीक, अब किसी से कहे बगैर। और गवर्नर साहब ने कहा है कि 7 दिन में आप ले लें तो हम ऑर्डर वापस ले लेते हैं अपना। तो मेरा ख्याल ये कहीं ना कहीं रास्ते निकल रहे हैं, रास्ते निकलने चाहिए। यहाँ भी कौमी असम्बली में भी वापसी के रास्ते निकलने चाहिए। सही, बिल्कुल रास्ते निकलने चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में ये जो कुछ भी हुआ इस सियासी बसात में कौन जीता, कौन हारा? आप तो कल बहुत बेताब थीं और मुझसे बार बार सवाल कर रही थीं कि गवर्नर ने डी नोटिफाई नहीं किया,
गवर्नर ने डी नोटिफाई नहीं किया। फिर मैंने आपकी बेताबी को देखते हुए गवर्नर साहब से कहा कि शाइस्ता बहुत बेताब हैं, डी नोटिफाई कर दें। वो बार बार सवाल कर रही हैं क्योंकि ये कहा जा रहा था कि परसों रात 12 बजते ही जो है वो गवर्नर डी नोटिफाई कर देंगे। तो मैंने तो आपसे सिर्फ एक सादा सा सवाल किया था 24 घंटे का ही डी नोटिफाई करने का कहा गया था, वो तो नहीं हुआ 24 घंटे में। ये तो सिर्फ एक सवाल था, इसमें मेरी बेताबी का क्या ताल्लुक मुजम्मल साहब? तो बहरहाल फिर दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि फिक्स मैच था। इसमें पीटीआई भी मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड थी, क्योंकि उन्होंने रात 10 बजे उनके स्पीकर ने पंजाब असम्बली खोलकर अदम एतमाद वसूल की, और चौधरी परवेज़ इलाही भी ऑन बोर्ड थे, मुस्लिम लीग नून भी ऑन बोर्ड थी, एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड थी। पीटीआई को फेस सेविंग चाहिए थी, उन्होंने अदालतों के ज़रिए ली। अब वो एक दफ़ा ऐलान कर चुके थे कि हम तोड़ेंगे, लिहाजा वो अपना कहा हुआ पब्लिक में पूरा करना चाहते थे, लेकिन दरमियान में रास्ता भी चाहते थे, वरना रात 10 बजे खोलकर और इस तरह 8-8 दिन की मोहलत ना दी जाती कि कुछ कर लें कुछ कर लें। और मैं समझता हूँ कि ये बहरान भी एवं चाय की प्याली में तूफ़ान था। आज भी पंजाब असम्बली के सेशन में अगर वो एतमाद का वोट लेकर हाई कोर्ट शाम 6 बजे चले जाते कि हमने दोपहर को एतमाद का वोट ले लिया है, तो हाई कोर्ट क्या कहता कि आप असम्बली ना तोड़ें, आप गवर्नर का डी नोटिफिकेशन ख़त्म कर देता और कहता कि एतमाद का वोट ले लिया है, बात ख़त्म हो गई। नया वज़ीर आला का इंतखाब हो जाता, वो भी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हो सकते थे। एक दिन में नया शेड्यूल जारी करते वज़ीर आला के इंतखाब का, परवेज़ इलाही दोबारा मुंतखब होते और फिर तोड़ देते। तो ये कोई परमानेंट हाल नहीं था असेंबली को बचाने का, जब तक कि सब मिलकर खेल कर हाई कोर्ट में इसको 11 जनवरी तक ना ले जाते और इसको इतना बड़ा तूफ़ान ना बनाते। मसलन अगर डी नोटिफाई हो गए थे और आज स्पीकर वज़ीर आला के नए इंतखाब का ऐलान करते और कहते कि कल वज़ीर आला का नया इंतखाब होगा और उसमें परवेज़ इलाही दोबारा मुंतखब हो जाते, तो वो अगले दिन फिर तोड़ देते असेंबली। मुंतखब होने के अगले दिन ही, अगले लम्हे तोड़ सकते थे। लिहाजा तोड़ना वो भी नहीं चाहते थे, पीटीआई भी तोड़वाना नहीं चाहती थी, मुस्लिम लीग नून भी नहीं, सभी एक दूसरे को फेस सेविंग दे रहे थे और लोगों को, मेरा मतलब है कि एक दिखाया कुछ जा रहा था और किया कुछ जा रहा था। अब फवाद चौधरी साहब का ये कहना कि टेक्निकल अंडरटेकिंग है, हमारी मर्जी से नहीं दी गई, भाई सारा दिन जमान पार्क में इजलास होते रहे। बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के वकील हैं जो परवेज़ इलाही को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप अपना वकील विड्रॉ कर लेते, आप कहते कि हमने नहीं देनी है, परवेज़ इलाही नया वकील कर लें, क्यों अली जफर साहब ने अंडरटेकिंग दी जो पीटीआई के लॉयर हैं। तो एक फिक्स मैच था, पीटीआई भी असेंबलियां नहीं तोड़ना चाहती थी और ठीक है, यानी आपके ख्याल में ये एक फिक्स्ड मैच था। मीरा बस आपके जाने पाऊंगी, क्या ख्याल है, जैसे कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब कह रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड मैच था, क्या वाकई ये एक फिक्स्ड मैच था और इस फैसले से किस किस की फेस सेविंग हुई है? फेस सेविंग तो देखिए सबकी हो गई है, लेकिन मैं खैर इसको मुजम्मिल साहब जैसे को तरह मैं कोई सियासी फतवा तो नहीं दे सकूंगा कि ये कोई फिक्स्ड मैच था। यानी ये परवेज़ इलाही ने, इमरान खान ने, शहबाज शरीफ ने मिलकर को तय किया था कि अच्छा हम ये चाल चलेंगे, तुम पर ये चाल चलना, फिर हम ये चाल चलेंगे, तो इस तरह तो नहीं होता ना सियासत में। हाँ, अब जो नतीजा आया है वो इत्तेफाक से ऐसा लग रहा है कि सबकी फेस सेविंग हो गई है। बहरहाल सवाल तो ये है कि ये जो हमेशा जमहूरियत पर आमिरों ने शब खून मारा है, ये रात को जो जमहूरियत पसंदों ने जमहूरियत पर शब खून मारा कि रात गए एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दिया, भैया जुम्बिश कलम कैसे कर सकते हैं भैया। और अदालत ने भी आज का देखते हैं, अभी तो 11 जनवरी के बाद फिर अदालत इसके ऊपर क्या फैसला करती है। सबसे पहले तो इस बात का तयन करना पड़ेगा ना कि गवर्नर ने जो कदम उठाया है, क्या वो कदम उठाना जमहूरियत की तरफ, यानी हम आज कहाँ खड़े हुए हैं, यानी 58(2)B के जमाने के जो इख्तियारात हैं, ये तो उससे भी बदतर इख्तियारात हो गए कि गवर्नर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को कान पे एक वो चमाट करवा के कहता घर जा भाई फारिग तू, अजीब नॉनसेंस है ये। गवर्नर ने कहा एतमाद के वोट लेने का, क्या चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा? स्पीकर इजलास बुलाए, एतमाद के वोट की कार्रवाई शुरू हो और फिर चीफ मिनिस्टर वहां पे कहे कि नहीं मैं नहीं लेने दूंगा या मैं नहीं ले रहा, तो फिर तो आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। स्पीकर ने इजलास ही नहीं बुलाया, तो क्या परवेज़ इलाही अकेले आके असेंबली हॉल में खड़ा हो जाता, कहता लाइटें ऑन करो और सारी कुर्सियों को मुखातिब होकर कहता कि भी मुझे एतमाद का वोट दो, खाली कुर्सियों से एतमाद का वोट लेता क्या?
तो चीफ मिनिस्टर क्या आपको डी नोटिफाई कर देना, ये तो अजीब एक भोंडा किस्म का मजाक है। तो मेरे लिए तो ये दिलचस्पी का अमर ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट जो सूबे की आईनी अदालत है, वो सूबे के आईनी सरबराह के बज़ाहिर नजर आने वाले इस गैर आईनी कदम के ऊपर क्या फैसला देती है। मसला यह है कि हमारे यहाँ अदालतें निजाम जो है वो बहुत सारे लोगों का लिहाज कर जाता है। लिहाज इन द सेंस के फैसले सख्त नहीं आते, कोई भी हो फैसले सख्त आएंगे अगर, तो फिर ये जो इक़्तिदार पे बैठे हुए लोग हैं वो सबक सीखेंगे ना कि हमने अपने इख्तियार का इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल नहीं करना। फैसले ऐसे आते हैं कि उसमें ये भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए। अभी जो फेस सेविंग का लफ्ज इस्तेमाल करें, ये इसका मतलब यही बनता है ना कि अच्छा वो भी खुश हो गया वो भी खुश हो गया। अदालतों ने फैसले करने होते हैं आइन और कानून की सख्त जो हदबंदी है उसके मुताबिक। जो उससे टकरा रहे हैं वो इमरान खान हो, कोई भी तरुण खान हो, वो पाश पाश हो जाए। आइन और कानून को तो नहीं पाश पाश करना। एक तो ये बड़ा भंडा मजाक हुआ है डी नोटिफाई करने वाला, लेकिन क्योंकि परवेज इलाही चाहते थे काम को खींचना आगे, तो अब आज से जारी बात, आज 23 दिसंबर है, कम से कम 20 दिन तो उनको और मिल गए। और उसके बाद भी हो सकता है हफ्ता 10 दिन 15 दिन की 2 दिन समातें और हो जाए, तो उनका टाइम कुछ और निकल जाएगा। उस दौरान फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है, हो सकता है उसके ऊपर को पेशरफ्त हो जाए। अगरचे होना आसान नहीं है, तादाद पूरी है पीटीआई और कॉफ लीग के पास, लेकिन अगर पीडीएम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने में कामयाब हो जाती है तो फिर वो हाउस को रेगुलेट करने में भी कामयाब हो जाएगी। फिर वो दोस्त बाजारी की तरह एक किसी भी खत को जेब से निकाल के लहरा के कह सकते हैं कि हम ये वोट शुमार नहीं करते और चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही नहीं है, वो हमजा शहबाज है। सो अभी देखें, बड़े दिलचस्प मराहिल अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। सही। एनवीसी आप कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं? मैं नसीम साहब का कमेंट लेके आपके जाने बाती हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, परवेज इलाही नहीं चाहते थे कि असेंबली तहलील हो, और फिर अब हुआ भी वही जो वो चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो दोनों जानिब खेल रहे थे, या फिर ये उनकी गुड लक है? नहीं शाइस्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, वो चाह नहीं रहे थे, ये एक अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल से इस सारे मामले में बड़ी सख्त हजीमत उठानी पड़ रही है पीडीएम को, नून लीग को, जरदारी साहब को, जिनको बड़े बड़े खिताबात दिए जा रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा उनकी चाल चल नहीं सकी, क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि वोट ही काउंट नहीं होंगे अगर कोई डेविएट करेगा। जरदारी साहब ने फिर बड़ी कोशिश की कि किसी तरह वो परवेज़ इलाही को तोड़ लें या काफ लीग के जो अरकान हैं उनको तोड़ लिया जाए, लेकिन काफ लीग के तमाम अरकान ने अपने पार्लिमानी लीडर के ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया। तो फिर इन लोगों ने बहुत ही उजलत में आके जो है वो गवर्नर को कहा कि डी नोटिफाई करें, क्योंकि गवर्नर भी नहीं करना चाह रहे थे और उनके जो वकला या सेन वॉइसेस थी वो भी उनको मशवरा नहीं दे रही थी कि आप डी नोटिफाई ना करें, इससे पीडीएम को या नून लीग को हजीमत उठानी पड़ेगी। जिस तरह देखें कि कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर का फैसला था, तो जो लोग कुछ पीटीआई की फेवर में भी थे या सेन वॉइसेस थी, उन सब ने कहा था कि कासिम सूरी साहब का ये फैसला बिल्कुल गलत है। इसी तरह जिस तरह गवर्नर ने आज वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया, तो लोगों का यही कहना था कि ये उन्होंने गलत इकदाम उठाया, बल्कि गैर आइनी इकदाम उठाया। अब जब अदालत में ये तमाम बात चली गई है, तो अदालत को सबसे पहले तो इस बात का फैसला करना चाहिए था। डी नोटिफाई करने के बजाय वो ये बताते कि गवर्नर का ये फैसला या इकदाम था, ये आइनी था या गैर आइनी था। क्योंकि जिस तरह अब मेरे साथियों ने भी कहा कि जब एतमाद के वोट के लिए कहा गया वज़ीर आला को, 186 लोग कोई एक साथ लाहौर में मौजूद नहीं होते, ये असेंबली के बाहर खड़े नहीं होते कि आपने उनको कहा कि जी अंदर आ जाओ, फटाफट एतमाद का वोट सानू दे दो। कुछ लोग बाहर गए हुए, कुछ छुट्टियां हैं बच्चों की, उनके साथ गए हुए। पीटीआई की एक एमपी है, उनका बेटा बीमार है, उसको कैंसर है, उसका दुबई में इलाज हो रहा है, वो अपने बेटे के साथ मौजूद है। तो ये 24 घंटे का टाइम देना, ये तो बिल्कुल बड़ी अजीब बात है कि आप सूबे के सरबराह को जो है वो आपने गाजरमूली समझा हुआ है। इस तरह ही जब बात होती थी सदर आरिफ अलवी की कि वो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं, वो पीटीआई की बातों को सपोर्ट करते हैं, उनको नहीं करना चाहिए, दुरुस्त कहते थे लोग। लेकिन इस वक्त भी तो गवर्नर साहब जो है वो पीडीएम या नून लीग के तर्जुमान बने हुए हैं, और आज मेरे ख्याल से उनको बड़ी सख्त खिफत उठानी पड़ी है। और अगर कोर्ट का फैसला आ जाता है कि उनका फैसला गैर आइनी था, तो उनके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। जी सही। एनबीसी, अब मुझे पता नहीं आर्टिकल 6 कैसे लगाएंगे उनके ऊपर। आप आर्टिकल 6 फेडरल गवर्नमेंट लगाती है, प्रेसिडेंट नहीं लगाता। पहली बात तो ये। अमीर ने बिल्कुल सही कहा, अमीर का तजिया बहुत ज़बरदस्त अदालतों के बारे में, मेरे दिल को लगता है वो बात। मैं हमेशा यही बातें करता हूँ
और लोग कहते हैं तुम बहुत तल्ख हो जाते हो, तुम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हो, लेकिन बिल्कुल सही बात है अमीर की जो कुछ कहा कि हमारे साथ यही होता रहा है। हमने देखते रहे, हम भुगतते रहे, हम मुंतखब हुकूमतों को हवा में उड़ता हुआ देखते रहे, हम तबाही देखते रहे, हम असम्बलियों का टूटना देखते रहे, रातों रात चंद घंटों में। मालूम है सुबह प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार और उसके अहले खाना की पिटाई हो रही है, उनको मरी ले जाया गया, वहाँ बंद कर दिया गया, वगैरह वगैरह, अडियाला ले जाया गया। ये सब कुछ हम देखते रहे, बेहूदगी हम देखते रहे, और अदालतें ने, बाज़ अदालतों ने उस तमाम इक़दाम को जायज़ करार दिया। अच्छा, अब मेरा मसला ये है कि गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी, इनमें बड़ा फ़र्क है। ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये मतलब मॉरली बिल्कुल गलत था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो अगर 18वीं तरमीम में हम इस क्लॉज को भी निकाल देते, अब भी निकाल सकते हैं हम, अगर थोड़ा सा मिलके बैठ जाएं, लेकिन कोई नहीं निकालेगा, क्योंकि ये क्लॉज हर जमात को अपने इक़्तिदार के दौरान काम आती है। ये वो क्लॉज है, तो ये क्लॉज आइनी है, आइन के तहत है, जब तक ये आइन में है, ये आइनी क्लॉज है। ये हो सकता है गैर अखलाकी हो, बिल्कुल गलत हुआ हो। और अब बेहतरीन मौका है ना परवेज़ इलाही साहब के लिए, 7 दिन में इत्तेमाद का वोट ले लें, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, लेकिन वो गारंटी क्यों ले गए? पहले मोनी से जाके कहा, फिर अली जफर साहब ने वो गारंटी पढ़ के सुनाई कि मैं जमानत देता हूँ कि हम इस दौरान जब तक कोर्ट चल रही है असम्बली नहीं तोड़ेंगे हम। ये सूरत हाल है। तो बिल्कुल सही कहा आमिर ने भी कि एक लंबा टाइम मिल गया है, 2-3 समातें और मिल जाएंगी, तो परवेज़ इलाही साहब इज द विनर, 1 2 3 ही गॉट इट। सही। नाज़रीन, इसी मामले पर बात करेंगे, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के हवाले से, वजारत आला बहाल होने के हवाले से। मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, ये कहिएगा, अदालत ने जो यकीन दहानी मांगी है और जो बयान हल्फी लिया है, आईनी तौर पर वो ठीक है, या क्या अदालत के पास इसका इख्तियार है? इनकार कर सकते थे चौधरी परवेज़ इलाही कि मैं ऐसी कोई यकीन दहानी कराने को तैयार नहीं हूँ, वॉलंटरीली था, कोई कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर तो नहीं दिया था। कोर्ट उन्हें ये कह रही थी कि अगर आप ये नहीं कराएंगे तो हम आपको इंटरिम रिलीफ नहीं देंगे, डी नोटिफाई करने का जो आपका नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अदालत ये मान रही थी कि एतमाद का वोट लिए बगैर आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। जो गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ था, जिसे अभी अमीर अब्बास साहब इतनी तनकीद का निशाना बना रहे थे, वो तो आज हाई कोर्ट में अपहेल्ड हो गया कि जब तक आप एतमाद का वोट नहीं लेंगे आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। गवर्नर भी यही कह रहे थे कि आप एतमाद का वोट ले लें, उसके बाद आप असेंबलियाँ तोड़ने में आज़ाद हैं। मेरा तो ख्याल था कि आज ली जा सकती हैं। नसीम सिद्दीकी साहब का मौक़िफ़ है कि तमाम अरकान मौजूद नहीं थे और उनके आने में वक्त लगता है, तो भाई 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, 15 दिन, जो भी वक्त लगता है वो आज कोर्ट को कह देते हैं कि हम अंडरटेकिंग नहीं दे रहे, लेकिन 15 दिन में एतमाद का वोट ले लेंगे और उसके बाद हम असेंबलियाँ तोड़ने में आज़ाद होंगे। मैच फिक्स इसलिए था कि ना आप एतमाद का वोट लेना चाहते हैं और इसी ना वक्त का ख्याल गवर्नर कर लेते तो फिर शायद डीनोटिफाई ही ना करते। गवर्नर क्या उनको अनलिमिटेड टाइम दे देते कि आप 1 महीने तक एतमाद का वोट ना लें? गवर्नर ने उन्हें टाइम दिया, वो इजलास करते, 3 से 7 दिन का टाइम था, तो कम से कम 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दिए जा ही सकते थे मुजम्मिल साहब, क्योंकि मफरूजों पे बात हो रही है ना। तो जब 7 दिन का वक्त था, 3 से 7 दिन का, तो फिर 4-5 दिन देने में तो कोई हर्ज नहीं था। देखिए, अब मेरा जवाब भी सुन लें, क्योंकि दूसरी तीसरी बार इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की, आप बीच में सवाल कर देती हैं। गवर्नर ने उनको एक टाइम दिया कि आप इस टाइम पर लें, उस टाइम पर वो पंजाब असेंबली का इजलास करते, उसमें एतमाद के वोट का मोशन पेश करते और कहते कि वोटिंग 7 दिन बाद होगी, 10 दिन बाद होगी। आज मामला हाई कोर्ट जाता ही ना कि जी हमने टेबल कर दी है मोशन और वोटिंग की तारीख मुकर्रर कर दी है।
अब ये तो नहीं हो सकता कि आप उसके ऊपर कहें कि मैं 3 साल नहीं लूंगा एतमाद का वोट, लिहाजा गवर्नर मुझे कह नहीं सकता। गवर्नर कह सकता है आइन के तहत, और उस कहने के बाद आपको एतमाद का वोट लेना भी है। अगर इमरान खान साहब ने पंजाब असेंबली तोड़नी है तो कल ही परवेज इलाही साहब से एतमाद का वोट दिलवाएं और उसके बाद असेंबली तोड़ दें। अगर मैच फिक्स है तो मई तक चलाते रहें। सही। अमीर अब्बास, क्या कहेंगे जो मुजम्मिल साहब कह रहे हैं इस पर? देखिए, मुजम्मिल साहब वो तो जैसे कहते हैं ना, जो चाहे उनका उसने करिश्मा सांस करे। मुजम्मिल साहब तो कुछ भी फरमा देते हैं, अब उनको क्या मुजम्मिल साहब की तरदीद हम कर सकते हैं। भाई, ये गवर्नर ने जिस तरह से ये फैसला किया कि आज मैं कह रहा हूं और अगले दिन जो है वो चीफ मिनिस्टर आके एतमाद का वोट ले, तो ये क्या गवर्नर साहब है या कोई लॉर्ड साहब है या कोई वाइसराय साहब है? गवर्नर जनरल। दुनिया में तो बहुत सारे मुल्कों में जो डेमोक्रेसीज है हमारी तरह की, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसीज, वहां तो गवर्नर की कोई हैसियत, गवर्नर होता ही नहीं है। हमने कहा, इस सबसे पहले तो आप इस पर आ जाए ना, मुजम्मिल साहब से जरा मैं ये पूछ लूं कि हमने ये अपना मॉडल कहां से कॉपी किया? नसीम सिद्दीकी साहब ने जिंदगी गुजारी है लंदन में, बरतानिया में। ये बरतानिया की डेमोक्रेसी हमने कॉपी की है। नसीम सिद्दीकी साहब से पूछे कि क्या इंग्लैंड का कोई गवर्नर है, क्या वेल्स का कोई गवर्नर है, क्या स्कॉटलैंड का कोई गवर्नर है? ओ भाई, ये तो ओदा ही आपके नौ आबादियाती निजाम की बाकियात है जो आपने इस मुल्क पे रखा हुआ है। एक सेरेमोनियल पोजीशन जिसका कोई काम नहीं सिवाय वो एक सफेद हाथी है, खजाना चूस रहा है, चूस रहा है, चूस रहा है, गरीब आदमी का बजट चूस रहा है। 700 कनाल का उसको महल दिया हुआ है गवर्नर को, नीचे उसका पूरा लाहो लश्कर है। काम उसका क्या होता है? सिर्फ रोड़े अटकाना, क्या वफाक के नुमाइंदे के तौर पे बैठ के और हुक्मरानी करना, उसका टके का काम नहीं गवर्नर का पाकिस्तान के निजाम के अंदर। मैं जाती तौर पर समझता हूं इस ओहदे को अबॉलिश करना चाहिए, और इस जैसे तमाम ओहदे जो सिर्फ और सिर्फ रखना डालने के लिए आपके निजाम के अंदर खड़े किए गए, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस को बरकरार रखने के लिए आपके निजाम में खड़े गए, वो नहीं होने चाहिए होते। आपने रखना है, आप रखें, लेकिन मेरी राय मैं नहीं तस्लीम करता किसी को। ठीक, मुजम्मिल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? उठाया है गवर्नर ने, और कैसे उसकी तरीके से। ठीक, मुजम्मिल साहब। देखें, एक तो मेरा मतलब है कि जो लोग ना गोरे से बहुत मरूब हैं, उन्हें हर चीज़ जो है ना वो बरतानिया की बहुत अच्छी लगती है। पाकिस्तान का अपना एक निज़ाम हुकूमत है और ये हमने इसमें बहुत सी तरामीम की हैं। ये आपको बरतानवी निज़ाम का कोई रेप्लिका नहीं हमने यहाँ पे लगाया हुआ कि जी वहाँ गवर्नर नहीं है, चूँकि वेल्स का गवर्नर नहीं है लिहाजा पंजाब का नहीं हो सकता, क्योंकि लंदन का गवर्नर नहीं है लिहाजा बलूचिस्तान का गवर्नर नहीं हो सकता। ये जो अंग्रेज़ से मरूब लोग हैं ना, इनको हर चीज़ मगरिब की अच्छी लगती है और ये उनका मुंह लाल देखकर अपना चपेड़े मारकर लाल कर लेना चाहते हैं। सवाल ये है कि हमारा अपना एक निज़ाम हुकूमत है, उसमें गवर्नर एक ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस तरह की हमने हॉस्टाइल सूबाई हुकूमतें भी देखी हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के बाद यहाँ तो सूबाई हुकूमतें वफाक पर चढ़ाई करने के लिए दौड़ी हुई थी 1 महीना पहले। वो कहते थे चारों तरफ हमारी हुकूमत है, हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेना है। तो ऐसे में वफाक अपना एक नुमाइंदा भी सूबों में ना रखे तो फिर वफाकियत क्या रह जाएगी और पाकिस्तान क्या रह जाएगा? यहाँ हर कोई अपनी इंडिपेंडेंट हुकूमत इमरान खान जैसी ऐलान कर देगा। इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि एक वफाक का नुमाइंदा सूबे में कितना ज़रूरी है और वफाक की अमलदारी सूबों में कितनी ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम 26 नवंबर को देखे हैं कि 2 सूबों में जिनकी हुकूमत है वो वफाक पर ऐसे हमला कर रहे थे जैसे मरहट्टे जो हैं वो जट्टों पर हमला कर रहे थे स्टोन एज में। तो लिहाजा वफाक का नुमाइंदा सूबों में होना बहुत ज़रूरी है, उसका आईनी इख्तियार होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये जान सके कि सूबे में जो हुकूमत है उसके बाद अक्सरियत मौजूद है या नहीं मौजूद है। वो किसी डंडे के जोर पे तो हुकूमत नहीं कायम है। अगर उसके बाद पार्लिमान की अक्सरियत है तो ही वो वज़ीर आला रह सकता है। क्या कहा है गवर्नर ने? गवर्नर ने कहा भाई अपनी अक्सरियत साबित कर दें। रोना इसमें क्या है कि हम अरकान नहीं पूरे कर सकते, भाई 10 दिन में कर लें, 7 दिन में कर लें। तो आज हाईकोर्ट ने कहा आप कितने दिन में कर सकते हैं? जब आपके पास अरकान नहीं है और आप अकलियत के जरिए पे अक्सरियत करना चाहते हैं तो गुस्सा गवर्नर पे निकालना चाहते हैं। बंदे अपने पूरे नहीं है इमरान खान के, गुस्सा गवर्नर पे निकाली दो। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब एक दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। परवेज इलाही ने बयान हल्फी जमा कराया है, तहरीक इंसाफ इसकी
मुखालफत कर रही थी, ऐसी कुछ इत्तलात हैं। तो कहीं लगता है कि आगे जाकर इस मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में कोई इख्तलाफ देखने में आएगा, ये इकट्ठे नहीं रहेंगे, अलग हो जाएंगे? ये इस सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। इतनी हॉट डिबेट हुई है अमीर वाले क्वेश्चन के ऊपर और मुजम्मिल वाले क्वेश्चन को, पहले मैं उसके ऊपर अपना जो है वो कमेंट देना चाहूँगा। बिल्कुल मुजम्मिल साहब ने सही कहा कि हम लोग गोरे से जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसीलिए लोग मेरे ख्याल से मिस्र, सऊदी अरेबिया, टर्की इलाज कराने नहीं जाते बल्कि लंदन इलाज कराने जाते हैं, और जब लंदन जाके गोरे से इलाज कराते तो फिर वापस आने का नाम भी लेते हैं। हमारे अभी भी पाकिस्तान में जो पुलिस का कानून है वो 18वीं सदी का चल रहा है, गोरे का ही कानून इस मुल्क के अंदर चल रहा है, किसी और का कानून नहीं चल रहा। जब हमने कोई मिसाल देनी होती है, अपने बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए भेजना होता है, फिर तो हमें लंदन और अमेरिका बहुत याद आता है, लेकिन अगर कोई उनकी मिसाल दे दे तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। अमीर ने बिल्कुल सही कहा, लंदन में अगर यूके की बात करें, वहाँ पे गवर्नर तो छोड़े, गवर्नर तो जैसे स्टेट बैंक का है या बैंक ऑफ इंग्लैंड का होता है, वहाँ पे तो मेयर के पास इतने इख्तियारात हैं कि लंदन मेयर के अंडर सारी चीज़ें आती हैं और उसके ऊपर कोई शबपून नहीं मार सकता। आप देख लें कि जब से ये ब्रेग्जिट वाला मामला हुआ है, कंजर्वेटिव की हुकूमत के अंदर बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, लेकिन अपोजिशन वहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रही कि वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करे। उन्हें पता है कि कंजर्वेटिव के पास ज़्यादा नंबर है, तो वो एक लीगली चल रहे हैं और महज़ब कौमों की यही निशानदेही होती है। यहाँ पे जो गवर्नर है वो इस वक्त गवर्नर वफाक का नुमाइंदा नहीं है, वो PDM का, वो नून लीग का, वो जरदारी साहब का नुमाइंदा है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ से आ रही हैं वो उसके ऊपर अमल कर रहा है। अगर स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास चल रहा है तो फिर तो गवर्नर इजलास नहीं बुला सकता ना, ये इस तरह की चीज़ वो नहीं कह सकता। तो आपको कहीं आगे जाके इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं वैसे तहरीक इंसाफ में और मुस्लिम लीग काफ में? जवाब नहीं मिलेगा आपको। नहीं, अभी तो कोई इख्तिलाफात नज़र नहीं आ रहे। अभी तो बिल्कुल उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, उनके मेंबर्स भी पूरे हैं। बार बार मोनिस इलाही ने इस बात का आदा किया है, परवेज इलाही ने इस बात का आदा किया, लेकिन हाँ, जब इनकी बारी आएगी इलेक्शन लड़ने की और उस वक्त जो कोई सीट एडजस्टमेंट होगी उस वक्त इख्तिलाफात सामने आ सकते हैं। ठीक है, अमीर अब्बास आपकी जाने बात हूँ, लेकिन NBC का कॉमेंट ऐड कर लूँ पहले। NBC क्या कहेंगे? वही सवाल जो नसीम सिद्दीकी साहब से भी मैंने पूछा, आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी कि आपने देख लिया कि मैं मौजूद हूँ। मैं तो फवाद चौधरी साहब का मुरीद हूँ, जिनको इत्तफाक नहीं है इस फैसले से। मैं हम्माद अज़हर को फॉलो करता हूँ, जो कहते हैं ये फैसला में नाकाबिल कबूल है हमारे लिए। अब नसीम कुछ भी कहते रहें, मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे फ़िक्र है PTI के 2 स्टालवर्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा, अमीर ने एक बात की गवर्नर के बारे में, मेरा ख्याल तमाम ओहदे फजूल हैं इस मुल्क के अंदर। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट भी फजूल है, पार्लियामेंट में नहीं होनी चाहिए। बड़ा खर्चा होता है लोग है यार, TA, DA, ट्रैवलिंग अलाउंस, फिर रहते हैं, फिर पार्लियामेंट लॉजेस में इस्तीफे देने के बाद भी रहते हैं, कोई निकालता नहीं है। तो इन लोगों को मेरा ख्याल है ख़त्म कर देना चाहिए, आइन भी ख़त्म कर देना चाहिए। क्या फजूल की बात है, आइन रखा हुआ है हमने। बात यह है कि एक आदमी हो जो मरकज़ में बैठा हुआ हो और वो ऑर्डर जारी कर रहा हो, CMLA ऑर्डर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, वो इस तरह हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक आदमी को तनख्वाह देना होगी या ब्यूरोक्रेसी को तनख्वाह देना होगी या किसी और इदारे को तनख्वाह मिल जाएंगी, ये मसला इस तरह तो हल हो जाएगा। लेकिन किसी माशरे में, किसी भी जगह पर, किसी भी महज़ब इलाके में, चाहे वो इंग्लैंड हो, मलका है, मलका पैसे बना रही है टिक टाक, और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है। फिर इंडिया है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। अभी मुझे बोलने दीजिएगा अभी आप। जी। इंडिया है, वो मुस्तकिल उनके यहाँ सिस्टम चल रहा है, और गवर्नर इतना खौफनाक फैसले कर सकता है कि आप सोच नहीं सकते। त्रिपुरा में 12 दिन तक गवर्नमेंट नहीं बनने दी उसने, गवर्नर ने, और उसके बाद फिर कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने सुलझाया उस मामले को। इसी तरह दूसरा नागालैंड, वहाँ गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को बिल्कुल तकरीबन दफन कर दिया था। फिर उसके बाद अब बगावत होती है, वहाँ पर लोग अलग होते हैं, अपना तराना बनाते हैं, अपना झंडा बनाते हैं, उसके बाद उसको बहाल किया जाता है। तो इदारे ज़रूरी हैं, इदारों के लिए अफराद ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं हो, मेरा अपनी राय ये है कि सबसे पहले पंजाब असम्बली अगली सिटिंग में जो अपने रूल्स ऑफ बिजनेस है उसका 20 क्लॉज 7
उसको ख़त्म करे, उसको डिलीट कर दे, जिसमें लिखा है गवर्नर अगर कोई किसी दिन वो इतमाद के वोट के लिए कहेगा और उस दिन ना ले पाए तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा। इसको हटवा दे जी, इसको हटवा दे। आइन के जो आर्टिकल्स हैं उनको हटवा दे। एक आर्टिकल आइन का 48 है कि प्रेसिडेंट वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा, इसको भी निकलवा दे। आइन से कम इतना तो कर लें, अगर आइन ख़त्म नहीं कर सकते तो ये कर लें, और उसके बाद फिर चले जाएं अब पत्थर के कदीम ज़माने में, जहाँ कोई किसी को नहीं पूछता था, जहाँ कोई किसी की तरफ जवाब तरफ भी नहीं करता था, केले के पत्ते बांधते थे हम लोग। देखा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं। एनबीसी बर्दाश्त नहीं होगा आपसे। एनबीसी दर हकीकत और भी गेस्ट जाने पे चलने हैं, मुझे ब्रेक भी लेनी है ताकि हम अगले सेगमेंट पर जाएं। पूरा टाइम नोट कर रहा हूं। अमीर अब्बास, मैं तो चूंकि आप ब्रेक पे जाना है, मैं तो शॉर्टली कहूंगा कि इतनी चिढ़ है अगर मुजम्मिल साहब को लंदन से, तो नवाज शरीफ साहब को जरा फरमा दें कि जब भी पाकिस्तान से तकलीफ होती है तो भाग के लंदन क्यों चले जाते हैं। और वो जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं मेफेयर में, चेल्सिया में, एवनफील्ड हाउस से लेके, और 21 प्रॉपर्टीज जो बनाई और अपने बेटों को वहां पे सेट किया, तो वो फिर मुंह लाल देख के अपना मुंह थप्पड़ों से लाल क्यों कर दिया नवाज शरीफ साहब ने और उनके साहबजादों ने। तो बेहतर था कि नवाज शरीफ साहब अपने सारे असासे ले आते, लंदन पर लानत भेजते और थूकते उनके ऊपर और वापस आ जाते। और यहाँ आके कहीं कीचू की मलिया में कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री पहले भी पाकिस्तान में कम नहीं थी, यहाँ लगा देते, तो फिर हम भी मिसाल ना दे रहे होते लंदन की। जिनके कायद बैठे हुए लंदन में, यहाँ से माल लेकर वहां पे जाते हैं, डर्टी मनी से एसेट्स बनाए, आज तक जवाब भी दे सके। पेंट हाउस पायरेट्स, लोगों ने कहा कज़ाक, जैसे बैरी कज़ाक लूटते ऐसे लूट के पैसा वहां जाके बनाया। और हम गवर्नर के होते पर भी बात कर ले तो फिर वो भी उसमें भी मसला हो जाता है। तो फिर मुजम्मिल साहब बुरा मान जाते हैं। बहरहाल आपका पॉइंट आगे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पंजाब का मौजू ही जेर बहस है। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। पंजाब असम्बली तो तहलील नहीं होगी क्योंकि बयाने हल्फी दे चुके हैं वजीर आला। अब क्या लगता है, क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होगी? केपी की असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? नहीं, वो कह चुके हैं बहुत वाज़ेह तौर पर कि पहले पंजाब फिर खैबर पख्तूनख्वा। आज भी उनका ये बयान आया है। आज उन्होंने बात की थी इमरान खान साहब से कि हम तोड़ दें, तो खान साहब ने कहा नहीं भाई, पहले पंजाब टूटेगी। तो पहले बड़ा वाली बिल्डिंग टूटेगी ना, उसके बाद छोटी बिल्डिंग का वक्त आएगा। खैबर पख्तूनख्वा के बहुत मसाइल हैं, उनको वो मसले हल करने दें। मेरा ख्याल है असम्बली को छोड़ें, वो मसले हल करने दें तो बेहतर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अब जनवरी तक टूटेगी। सही। अमीर अब्बास, पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? अगले साल के अंदर ये सारा जो है सियासी बहरान दाखिल होगा या फिर अब सब खत्म हो जाएगा, इलेक्शंस की बातें खत्म हो जाएंगी? साहब, गेंद अदालत की कोर्ट में है और अदालत अगर इसके ऊपर एक तो अभी एतमाद का वोट लेंगे परवेज इलाही, जिसमें करीने क्यास ये है कि उनके पास चूंकि वोट पूरे हैं, नंबर पूरे हैं, और वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। जब वो कामयाब हो जाएंगे तो तहरीक अदम एतमाद वैसे ही वापस ले चुकी है PMLN, तो उनके पास फिर कोई और उनके रास्ते में फिर अदालत भी हायल नहीं हो सकती है। जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे फिर वो चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे। फिर जो 11 जनवरी की समात है उसका ताल्लुक गवर्नर के डीनोटिफिकेशन के फैसले से या ऑर्डर से है। फिर 11 जनवरी की समात का ताल्लुक चीफ मिनिस्टर के उस इख्तियार से नहीं है जो इख्तियार वो इस्तेमाल करना चाहे असम्बली तोड़ने का। तो जैसे ही चीफ मिनिस्टर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, वो आज कल परसों जब भी लेते हैं, उसके बाद असम्बली तोड़ने का इख्तियार उनके पास मौजूद है। वो इख्तियार आईनी इख्तियार है। उस इख्तियार को अदालत सल्ब नहीं कर सकती, ना उस इख्तियार को अदालत जायल कर सकती है, ना उस इख्तियार को अदालत महदूद कर सकती है। वो इख्तियार कंडीशनल था अदम एतमाद की तारीख। अभी चूंकि शॉर्ट ऑर्डर तो मेरे सामने नहीं है, जो कुछ अभी तक हमने हियरिंग में सुना है, शॉर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें मजीद रिटन ऑर्डर में समझ आ जाएगी कि अदालत ने और क्या डायरेक्टिव्स दिए हैं। लेकिन जहां तक मैं इस फैसले को समझता हूँ, ये गौरतलब बात है कि अदालत की ऑब्जर्वेशंस और इंस्ट्रक्शंस
वो सिर्फ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की हद तक मशरूत है। जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के बाद परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बरकरार रहेंगे, उसके बाद फिर वो असेंबली तोड़ने के इख्तियार को एक्सरसाइज कर सकते हैं। फिर वो राइट 11 जनवरी की अदालती समाअत के साथ मशरूत नहीं होगा। सो जब वो ले लेंगे तो फिर इमरान खान साहब के ऊपर दबाव आएगा, क्योंकि वो सही असेंबलियां तोड़ने का ऐलान तो उन्होंने किया था। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या वो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या वो तोड़ते हैं सब। ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, ऑन अ लाइटर नोट, खान साहब इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? देखिए, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि सज्जी दिखानी और खब्बी मारनी। मैं आपको क्रिकेट से ही मिसाल दूंगा, आपके सवाल का जवाब उसमें है कि ब्रायन लारा, वैसे तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स आए, लेकिन ब्रायन लारा जब अपनी फॉर्म में होता था ना, तो वो पूरी ग्राउंड की तरफ शॉट्स मार रहा होता था, चौका छक्का, और हर खिलाड़ी कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है कि हम इसको 50 नहीं करने देंगे, हम इसको सेंचुरी नहीं करने देंगे, और वो 400 रन का पहाड़ बनाता है और जो बाकी खिलाड़ी होते हैं वो हपा जाते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त रिटायर्ड हैं इमरान खान साहब, वो जमान पार्क में बैठे हुए और वो सियासत में चौके छिक्के मार रहे हैं। उन्हें भी पता है कि शायद इलेक्शन अक्टूबर में ही होने हैं, लेकिन उन्होंने पूरी पीडीएम की दौड़ें लगवाई हुई हैं, नून लीग की दौड़ें लगवाई हुई हैं, लंदन वालों की रातों की नींदें हराम की हुई हैं। उन्हें पता है कि असेंबली बरकरार रहेगी, उनकी हुकूमत रहेगी, लेकिन वो सियासत में इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। ठीक है, सियासत में बेहतरीन स्ट्रोक्स खेल रहे हैं। आपके ख्याल में मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, पीडीएम इस वक्त क्या प्लान कर रही होगी? मेरे ख्याल है उनका गोल काफ़ी हद तक अचीव हो गया है। अगर वो पंजाब की असेंबली बचाना चाहते थे तो वो काफ़ी हद तक बच गई है, और परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान उनके साथ अब ऑन बोर्ड हैं। बाकी नसीम सिद्दीकी साहब को चौके छिक्के जो कह रहे हैं, वो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, और वो दिन रात पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको वो अपनी सियासत कह लें या चौके छिक्के कह लें, वो मर्जी है। वो मुस्बत सियासत भी कर सकते हैं पार्लियामान में आकर, और ये कह कर के अक्टूबर के इंतखाबात तक हम अपोजिशन करेंगे, जैसे कि आज सेनेट में मौजूद थे, पंजाब असेंबली में मौजूद है, वो बेहतर सियासत कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने को पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम करने का मैंडेट रखा हुआ है तो आप उसको ब्रायन लारा से दे लें। हम उसे ब्रायन लारा की इनिंग नहीं कह सकते, हम उसे स्पॉइलर की इनिंग ही कहेंगे। ठीक है, आप उसे ब्रायन लारा की इनिंग नहीं कहते। बहरहाल आपका पॉइंट आ गया, परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला रहेंगे। अब पंजाब का सियासी बहरान यहीं पर आज थम गया या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ मुझे मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।